की व्यवस्था नहीं है। तो अगर ई फाइलिंग की व्यवस्था इस आदेश के बाद दूसरे सूचना आयोग भी इसको एक नजीर मानते हुए प्रारंभ करते हैं, तो इससे आम जन को बहुत लाभ होगा। अब एक विषय आपने इसमें और रेज किया है कि कोर्ट ने एक अपना कमेंट किया है कि सिटीजन भी कॉन्शियस रहें कि इस तरह का आरटीआई आवेदन ना लगाएं जिससे जो कर्मचारियों का मुख्य काम है वो प्रभावित हो। तो ये एक मैं मानता हूं कि सोच दर्शाती है न्यायालयों की, जो आरटीआई के प्रति निगेटिव सोच है। मैं ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए अर्जेंसी तय करने का काम किसका है? राज्य सूचना आयोग का। हमने कोई अपील राज्य सूचना आयोग में फाइल की और उस पर अपनी अर्जेंसी का एप्लीकेशन लगाया, तो अर्जेंसी तय करने का काम है राज्य सूचना आयोग का। अगर राज्य सूचना आयोग को लगता है कि संबंधित मामला तत्काल सुने जाने योग्य है, तो राज्य सूचना आयोग उस मामले को तत्काल सुनेगा, और अगर नहीं सुने जाने योग्य है तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह की बात लिखने का तात्पर्य मेरे समझ में नहीं आया। मैं इस जो अंतिम पैरा 4 है जिसमें आम जनमानस को एक सजेशन और निर्देश दिए गए हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसकी कोई आवश्यकता निर्णय पे नहीं थी, लेकिन यह माननीय न्यायालय का विचार है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ये अच्छा निर्णय है और इसका सभी निर्णय तमिलनाडु और केंद्रीय सूचना आयोग के लिए है, लेकिन इसको नजीर मानते हुए सभी सूचना आयोगों को कम से कम 3-4 घंटे उन सभी प्रकरणों को जो अर्जेंट है, जिसपे अर्जेंसी की एप्लीकेशन लगी हुई है, उनको सुनना चाहिए और टोटल क्लोज डाउन तो नहीं करना चाहिए। जिस तरह की प्रक्रिया इस समय चल रही है कि माननीय मध्य प्रदेश सूचना आयोग बिल्कुल बंद है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह अन्य दूसरे न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ऑनलाइन वेब पे चल रहे हैं, ई कोर्ट्स के माध्यम से चल रहे हैं, उसी तरह सूचना आयोगों को भी अपना संचालन करना चाहिए, जिससे एक तो पेंडेंसी रुके, जिस तरह बढ़ती पेंडेंसी पे कुछ अंकुश लगे, और दूसरा जो समय है उस समय के साथ हम अपने आप को गतिमान बनाए रखें। शिवानंद जी। बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी आपने, और जो चौथे पॉइंट को उन्होंने ऐड किया है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और सबसे बाकी तो सारी चीजें ठीक है, वो तो आरटीआई कानून के अंतर्गत ही आता है कि 48 आवर्स के अंतर्गत तो सूचना देनी है, जानकारी देनी है, तो जानकारी उनको देनी चाहिए थी, वो सही आदेश है, बाकी सब ठीक है। और कोविड के टाइम में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जो कहा है वो भी ठीक है, लेकिन सबसे इसमें प्रॉब्लम की बात यही है कि जो फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि अब उस पॉइंट को ही ज्यादातर जो पीआईओ हैं आधार बनाकर हमारे और आपके आवेदन को निरस्त करने का एक आधार बनाएंगे, तो ये एक डिस्टर्बिंग पॉइंट है, इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। हमारे बीच में आत्मदीप सर भी जुड़े हुए हैं। आत्मदीप सर, यदि आप रेडी हैं, मतलब क्योंकि बिगनिंग में थोड़ा सा प्रिपरेशन में भी समय जाता है, तो यदि आप रेडी हैं तो कृपया अपने विचार रखें, नहीं तो फिर हम आगे इस पे चलते हैं। और हमारे सुरेंद्र जैन जी हैं जोधपुर से, इस विषय पे वो क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी ज्यादातर आरटीआई आप लगाते रहते हैं, और आरटीआई लगाते हैं, साथ में आपने पीआईएल बहुत सारी लगाई हुई है, और बहुत सारे आप इस तरह से जनहित के मामले आप लड़ते रहते हैं, तो इस पर आप शिवानंद जी मैं क्षमा चाहूंगा, एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि अगर मध्य प्रदेश सूचना आयोग अगर नहीं चालू करता इस तरह की व्यवस्थाएं, तो हम भी इस विषय पे हम लोग भी हाई कोर्ट जा सकते हैं इस विषय को लेके। जिस तरह से तमिलनाडु उच्च न्यायालय चेन्नई से इस तरह का आदेश आया है, इसी तरह का आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से भी प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। जो इस तरह के अगर मुद्दे हों जिसपे लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ हो और जो अभी पेंडिंग हो सूचना आयोग में, उसकी सुनवाई अगर ना हुई, तो अपने जो भी साथी इस तरह का कोई मुद्दा अगर दें, तो हम लोग इसको लेके हाई कोर्ट जा सकते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है और वहां से भी इसी तरह का आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे, इस मीटिंग के बाद इसकी रणनीति तय होगी। सुरेंद्र जैन जी, इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? सभी को नमस्कार।
मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये जो हाईकोर्ट मद्रास ने पूर्व में इस तरह के आदेश पारित किए हैं कि कोई भी कॉपी आप वापस नहीं ले सकते हैं। जो कॉपी आपने दी है, लिखित बहस है या कॉपी लेना चाहते हैं, तो सूचना पीआईओ अपना एक वो पॉइंट बना लेते हैं और उसके आधार पर सारी सूचनाएं रिजेक्ट कर देते हैं, आवेदन रिजेक्ट कर देते हैं। मेरा अब ये जो बाकी का जजमेंट अच्छा है, इसी को लेके मैं राजस्थान हाईकोर्ट जाने का विचार कर रहा हूं कि यहाँ पे भी सुनवाई बंद पड़ी है लंबे समय से। जब से कोविड काल सेकंड द्वितीय चालू हुआ है तब से आज तक सुनवाई नहीं हो रही है आयोग में। तो इस बारे में अब आपका ये जजमेंट देख के विचार है, अब कल नोटिस दे के एक बार आगे कार्रवाई करने का करते हैं। जब तक शायद हो सकता है लॉकडाउन खुल जाएगा, जब तक ये कार्रवाई करेंगे तब तक शायद हो सकता है लॉकडाउन खुल जाएगा, तो उसका कोई औचित्य भी नहीं रहेगा, क्योंकि 8 तारीख के बाद में लॉकडाउन खुलने का चल रहा है। तो हाईकोर्ट जाएंगे जब तक वो खुल जाएगा, तो हाईकोर्ट तो सिर्फ ई फाइलिंग का एक मुद्दा अच्छा है, उसको अपन आगे ले जाना ही चाहते हैं। पहले भी इस पे विचार विमर्श हुआ था, तो माननीय नित्यानंद जी ने कहा था ये चीज अपन ले जाएंगे कोर्ट में। मैं भी ले जाने की प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी मेरी कोरोना काल के लिए भी लगी हुई है, कोविड के लिए लगाई है मैंने, और कुछ सूचनाएं के लिए आवेदन भी कर रखे हैं। जो डॉक्टर्स कम है अस्पतालों में, कई ऐसी और समस्याएं हैं जो व्यापक जनहित में है, वो उसके लिए मैंने अभी पीआईएल दर्ज की है, वो चल रही है। तो उसके संदर्भ में मैंने कई अस्पतालों से सूचना कलेक्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहता हूं, पर वो सूचना मिल नहीं सकती, कारण कि यही संबंधित है कि अभी स्टाफ उसमें बिजी है और सूचना आपको अभी उपलब्ध नहीं करा सकते। ये एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, लेकिन ये बाकी व्यक्तिगत हाँ, आपने कहा जैन साहब कि यदि हम बाद में जाते हैं और ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो इसका मायना खत्म हो जाएगा। ऐसा हमारे ख्याल से नहीं है, क्योंकि धारा 7(1) के तहत जो प्रावधान है लाइफ एंड लिबर्टी के, तो कोविड के पीरियड में तो है ही, मेडिकल फैसिलिटी तो हमेशा ही रहती है। हमेशा ही किसी न किसी, कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसको तत्काल इलाज चाहिए, कुछ ऐसे इंजेक्शन है जिसको आप 12 आवर के अंदर आप लगाइए तभी उनको जिंदगी मिलेगी। ऑक्सीजन का मामला हमेशा ही रहता है, भोजन से संबंधित मामला होता है, पानी से संबंधित मामला होता है, इस तरह से। हाँ, और जहां तक लिबर्टी की बात है तो पुलिस से संबंधित मामला रहता है कहीं आपका। हाँ, तो ये हमारे ख्याल से एट एनी टाइम इसको लगाया जा सकता है, और एक बढ़िया जजमेंट आप भी अपने मतलब सर लगाएंगे। माननीय मेरा शिवानंद जी, मेरा निवेदन है ये लगाएंगे, पर अपन जो जिस चाहते हैं जल्दी इसके पर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि ये भी पीआईएल 2020 में लगी हुई है, जिसका जजमेंट अब आया है 28/4 को। तो ये लंबा प्रक्रिया है। मैंने भी पीआईएल लगाई, महीने भर हो गया, कोई अच्छा मैंने मेरे जैसे रखे थे। शिवानंद जी जुड़ गए हैं। शिवानंद जी, हाँ, मैं जुड़ गया एक्चुअली। बेसिकली थोड़ा सा ये प्रॉब्लम नेटवर्क की चल रही है, और आज जी आपका नेटवर्क शायद अभी भी ठीक नहीं हुआ है सर का, शिवानंद जी का। तो आत्मदीप जी, अगर हम लोगों को, अगर इसमें आगे हम लोगों को ज्ञान मार्गदर्शन करते तो अच्छा रहता। नमस्कार सभी साथियों को, आवाज आ रही है? आ रही है सर। नमस्कार। जोधपुर तक जा रही है सर, जोधपुर तक आ रही है पूरी आवाज आपकी। ये आपसे जुड़ा विषय है, क्योंकि आप माहिर हैं कोर्ट के दर। देखिए, इस विषय पे जो अभी तक चर्चा हुई और हमने सुना, तो इस मद्रास हाई कोर्ट, जैसा सुरेंद्र भाई ने कहा है कि उनके 2-4 फैसले तो आरटीआई की मूल भावना के खिलाफ ही मद्रास हाई कोर्ट के आए, लेकिन इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने, जबकि देश के ज्यादातर आयोगों में सुनवाइयां लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी है,
वर्चुअल सुनवाई हो सकती है, लेकिन नहीं हो रही है वह भी। ऐसे में आरटी का काम एकदम ठप जैसा पड़ा है। उसमें हाईकोर्ट का ये कहना है कि ये प्रायोरिटी से केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग धारा 7(1) का जो प्रावधान है कि जीवन और स्वतंत्रता से आप संबंधित जानकारी 48 घंटे में दी जाएगी, इससे संबंधित मामले प्राथमिकता से सुने। ये बहुत स्वागत योग्य है। जिन आयोगों में काम बंद है वहां अगर लॉकडाउन नहीं भी हटता है तो वर्चुअल तरीके से सुनवाई के दरवाजे इस फैसले ने खोले। दूसरा, ई फाइलिंग का फैसला निर्देश बहुत स्वागत योग्य है कि आयोगों में तरह रिकॉर्ड की प्रोसेस की फाइलिंग हो, लेकिन इसमें व्यवहारिक दिक्कत ये है कि कई आयोगों के पास ई फाइलिंग के लिए जरूरी दक्ष स्टाफ नहीं है पर्याप्त। इसके कारण ई फाइलिंग तो बड़ा काम है। आप देखिए, कई सूचना आयोग अपनी वेबसाइट ही नियमित रूप से अपडेट नहीं करा पा रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का सूचना आयोग भी शामिल है। तो इसमें व्यवहारिक दिक्कतें आने वाली है। आयोग इस काम के लिए सरकार से स्टाफ मांगेगा, उसकी मंजूरी मिलेगी, एक लंबी प्रक्रिया। जो चौथा पॉइंट फैसले का है, जिसको ज्यादातर साथियों ने पसंद नहीं किया है, कि इस मामले में धारा 7(1) के जिस प्रावधान को लेकर फैसला है, इसमें यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोक सेवकों के अपनी नियमित ड्यूटी करने में व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो ये हाईकोर्ट का निर्देश कोई नया नहीं है, ये मूल कानून में भी इसका प्रावधान है कि इतनी अधिक जानकारी नहीं मांगी जाएगी कि लोक सूचना अधिकारी का नियमित कार्य निष्पादन गैर आनुपातिक रूप से दुष्प्रभावित हो। यह प्रावधान पहले से है, उसको हाईकोर्ट ने केवल रिपीट किया, और इस आपदा काल में उसको रिपीट करना हमारी नजर में आवश्यक था, क्योंकि हमारी सारा सरकारी तंत्र और कई समाज के स्वयंसेवक भी इस वैश्विक आपदा से निपटने में लगे हैं, जो 100 साल से ज्यादा साल के बाद पहली बार आई है। भयंकर जान माल का नुकसान हो रहा है। इससे निपटना सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस आपदा से निपटना भी जीवन और के अधिकार से संबंधित है, और पहले से भारत में सरकारी लवाजमा कम है, स्वीकृत पद खाली हैं, डॉक्टरों नर्सों तक के खाली पड़े हैं, पुलिस विभाग में पद खाली है, सब तरफ ये स्थिति है। पंचायतों में कई सचिव नहीं है, कई पंचायतों का एक सचिव बना रखा है। इस स्थिति में जो भी मानव संसाधन उपलब्ध है वह भी इस आपदा से निपटने में कम पड़ा है। ये कोरोना के दूसरे दौर में हमने साफ तौर पर देखा है। अगर समाज के लोग मदद के लिए आगे ना आए होते तो शायद और बुरी स्थिति होती। तो इस बात का तो सबको ध्यान रखना चाहिए कि अत्यंत आवश्यक आरटीआई ही इस विषय से जुड़ी लगाई जाए, आवश्यक अपीलें ही की जाए समय के तकाजों को देखते हुए। और यह बात सुप्रीम कोर्ट भी अपने वर्डिक्ट में, जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, उसको और ज्यादा मजबूत तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी एक फैसले में ये टिप्पणी कर चुका है कि लोक प्राधिकारियों से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो अपनी नियमित ड्यूटी का अधिकांश समय, करीब 70% समय, सूचना के अधिकार कानून के दंड के भय के कारण सूचनाएं इकट्ठी करने और देने में लगाए। उनको अपने मूल कर्तव्य पर, मूल ड्यूटी पर ध्यान देना आवश्यक है। ये पहले भी। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचना का अधिकार कानून में की धारा 7(1) में ये तो प्रावधान हो गया कि जीवन और मनुष्य की स्वतंत्रता से जुड़ी जानकारी मांगने के 48 घंटे में दी जाएगी, लेकिन इसके आगे कानून मौन हो गया। फर्स्ट अपील ऐसे मामलों में कितने दिन में की जाएगी, कितने दिन में निर्णित की जाएगी, इसी तरह सेकंड अपील कितने दिन में की जाएगी और उसका कितने दिन में निपटारा हो जाएगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है कानून में स्पष्ट रूप से। सूचना आयोगों में और प्रथम अपीली अधिकारियों का भी यहाँ भी होता ये है कि जैसे ही कोई अपील प्राप्त होती है वो आवक जावक शाखा में दर्ज होती है और उसके बाद निर्णय करने वाले अधिकारी के रीडर के पास चली जाती है अपील। रीडर उस अपील को पंजीकृत करके अपीलार्थी को सूचना दे देता है और जो उसका ढेर है फाइलों का उसी में रख देता है, और फिर क्रम से उन अपीलों की सुनवाई की तिथियां नियत होती रहती है। तो अगर ऐसे में, क्योंकि रीडर अपील को पढ़ता नहीं है,
वो रूटीन में अपील को रजिस्टर्ड करके दूसरी अपीलों के साथ शामिल कर देता है, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने वो तुरंत पेश नहीं होती अपील। इसी तरह सूचना आयुक्त के सामने भी इमीडिएट पेश नहीं हो पाती। तो ऐसी जो 48 घंटे में जानकारी देने वाली अपीलें भी कई बार प्रथम अपीलीय अधिकारियों की तो खैर समय सीमा है, इसलिए वहाँ अधिकतम 45 दिन में नंबर आ जाता है। लेकिन 45 दिन में नंबर आने पे भी वो 48 घंटे में जानकारी देने का उद्देश्य, जो प्रावधान है उसका उद्देश्य तो पराजित हो जाता है। सूचना आयोगों में रूटीन में रीडर ने इस विषय से संबंधित अपील फाइल करके रख दी और रूटीन में उसकी सुनवाई लगी तो 1-2 साल बाद उसका नंबर आएगा। ऐसे में इस 48 घंटे में जानकारी देने के अनिवार्य प्रावधान का बहुत ज्यादा उचित नहीं रह जाता है जहां इस प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए हम सबको करना ये चाहिए कि जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी अगर कोई अपील है तो उसके शीर्ष भाग पे ऊपर ही हम लिखें कि यह इस धारा 7(1) के इस प्रावधान के से जुड़ी हुई अपील है, इसलिए इसको अविलंब अपीलीय अधिकारी या सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ऊपर ही एक नोट लगा दें तो शायद हमारे लिए ये फायदेमंद हो सकता है कि इमीडिएट सुनवाई में आए और उसका निर्णय हो जाए। धन्यवाद। हाँ, मेरी आवाज आप पहुंच पा रही है क्या? बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि ये जो चौथा पॉइंट है, फोर्थ जो उन्होंने ऐड किया कोर्ट ने, आरटीआई, आप लोग कृपया अपने आप को म्यूट कर लें, बाकी सारे अन्य हमारे साथीगण, कि जो आरटीआई है वो मतलब अननेसेसरली लगा रहे हैं लोग। उनका ये कहना है, उनका भाव ये कहता है वो ना करें, और चूंकि वो एक आधार बन जाता है पीआईओ को रिजेक्ट करने के लिए, हमारा आपका आवेदन रिजेक्ट करने का एक आधार बन जाता है। इस विषय में हमारे बीच में माननीय राहुल सिंह सर भी जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। तो अब हम उन्हीं को इनवाइट करेंगे कि इस विषय में थोड़ा सा बृहद प्रकाश डालें कि ये जो ऑर्डर आया है मद्रास हाई कोर्ट का, सौरभ दास बनाम CIC, इस पर इसके क्या कंसेक्वेंसेस होंगी, मतलब क्या कितना कुछ ये हमारे फेवर में होगा, मतलब आम जनता की कितनी हमें सूचना आसानी से उपलब्ध हो पाएगी और कितनी हमारे ये विरोध में जाएगा। जी शिवानंद जी, धन्यवाद। जैसा हम लोग अभी माननीय आत्मदीप जी को भी सुन रहे थे और इससे पहले दूसरे जो वक्ता था उनको भी सुना हमने, इसमें एक चीज तो साथ है कि 7(1) में जैसा उन्होंने बताया कि ऑलरेडी प्रावधान है, लेकिन प्रावधान होने के बावजूद हुआ क्या है कि आप चाहे आयोग का काम देखे, जो अर्ध न्यायिक व्यवस्था है उसका काम देखे या जुडिशियल व्यवस्था काम देखे, तो पूरी व्यवस्थाएं कोरोना काल में चरमरा सी गई है, काम ठप्सा पड़ गया और